हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12th में हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो है प्रोबेबिलिटी। और इस चैप्टर में जो स्टार्टिंग का टॉपिक है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, वो ऑलरेडी हम पिछले वीडियोस में समझ चुके हैं। उस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी एनसीईआरटी न्यूमेरिकल्स हैं, 13.1 एक्सरसाइज है, वो भी हम ऑलरेडी पिछले वीडियोस में समझ चुके हैं। तो इस वीडियो में हमने एक नए टॉपिक को पकड़ा है, वो है हमारे पास मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी। तो क्या है मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी, ये समझने के लिए आपको कंडीशनल प्रोबेबिलिटी अच्छे से पता होनी चाहिए कि क्या होती है। तो पहले हम क्या करते हैं, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी कॉन्सेप्ट को लेते हैं और उसके बाद हम इस कॉन्सेप्ट को यहां पर समझेंगे। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को समझने के लिए मैंने क्या कर लिया, एक एक्सपेरिमेंट यहां पर एज्यूम किया। इस एक्सपेरिमेंट में एक डाई को थ्रो किया। जब एक डाई को आप थ्रो करते हो तो उसका जो सैंपल स्पेस बनता है वो कुछ ऐसा बनता है। इनको बोलते हैं इस सैंपल स्पेस के सैंपल पॉइंट्स। अब ये जो एक्सपेरिमेंट है, इस एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड मैं दो इवेंट्स यहां पर ले लेता हूं, एज्यूम कर लेता हूं। तो एक इवेंट में मान लेता हूं ई इवेंट का मतलब है कि जो डाई आपने थ्रो किया और उसके बाद जो नंबर ऊपर आया वो एक इवन नंबर है। मतलब आपको डाई में जो है एक नंबर है, डाई ने जो भी नंबर आपको दिखाया वो एक इवन नंबर है, वो हो गया आपका ई इवेंट। तो अगर इसकी प्रोबेबिलिटी तुम्हें निकालने के लिए कहा जाए तो कैसे निकालोगे, क्योंकि इवन नंबर डाई में कितने होते हैं, 3 होते हैं, 2 होता है, 4 होता है, 6 होता है। तो प्रोबेबिलिटी निकल जाएगी 3/6। सॉल्व करोगे तो ये आपके पास 1/2 आ जाएगा। तो ये हो गया ई इवेंट की प्रोबेबिलिटी। अब हम एक दूसरा इवेंट यहां पर लेते हैं एफ, जिसकी प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड करनी है विद द कंडीशन ई। क्योंकि पहला इवेंट आपका है ई, जिसके बारे में आपको पहले से पता है। तो अब जो आपके पास एफ इवेंट है जो कि ई इवेंट से एसोसिएटेड है, इसकी प्रोबेबिलिटी अब हमें फाइंड करनी होगी। अब एफ इवेंट क्या है कि आपने जो नंबर देखा डाई में वो ग्रेटर देन है 5, इसकी प्रोबेबिलिटी आपको फाइंड करनी है। तो आपको पता है कि एफ इवेंट के लिए जो सैंपल पॉइंट होगा वो कौन होगा, 6 होगा, क्योंकि 5 से बड़ा तो 6 ही होता है। ई इवेंट के लिए जो सैंपल पॉइंट है वो क्या है, 2, 4 और 6 है। ठीक, इन दोनों में क्या चीज कॉमन है, मतलब ई इंटरसेक्शन अगर हम एफ निकालें तो उसका मतलब होता है दोनों में चीज कॉमन होनी चाहिए। तो दोनों में क्या चीज कॉमन है, वो है 6। अब अगर तुम्हें इसकी प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए कहा जाए तो वो प्रोबेबिलिटी कैसे निकालोगे, ई इंटरसेक्शन एफ इज इक्वल टू ई इंटरसेक्शन एफ, मतलब इस इवेंट में कितने सैंपल पॉइंट है, 1 है, और टोटल कितने हैं हमारे पास, 6 हैं। तो ये 1/6 आ गया यहां पर हमारे पास। अब स्टार्ट करते हैं कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी हमने क्या सीखा था। अगर आपसे कहा जाए कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी एफ, अब यहां पर स्टार्टिंग में मैंने एफ की प्रोबेबिलिटी निकाल के दिखाई नहीं, क्यों, क्योंकि एफ की प्रोबेबिलिटी निकालनी है विद द कंडीशन ई। एफ की प्रोबेबिलिटी निकालनी है व्हेन ई हैज बीन ऑलरेडी अकर्ड, यही है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। जब किसी इवेंट की अगर आपको प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है और वो इवेंट किसी दूसरे इवेंट से लिंकअप है, वो इवेंट किसी दूसरे इवेंट से एसोसिएटेड है, तो उस इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है। तो हमें निकालनी है एफ की प्रोबेबिलिटी, और ये जो एफ है ये ई से लिंकअप है। तो हम इसको लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ व्हेन ई हैज बीन ऑलरेडी अकर्ड। इसके बारे में हम ऑलरेडी पढ़ भी चुके हैं। तो इसका फॉर्मूला हमने क्या सीखा था, हमने सीखा था पी ई इंटरसेक्शन एफ ओवर प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। ठीक हो गया। अब यहां पर इन दोनों की वैल्यूज को पुट करोगे तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा। और अगर यहीं पर इनको मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने से मेरे पास क्या आएगा, ये आएगा पी ई इंटरसेक्शन एफ इज इक्वल टू पी ई मल्टीप्लाई पी एफ व्हेन ई हैज बीन ऑलरेडी अकर्ड। आप यहां पर एक फॉर्मूला देखें, ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है जो इस टॉपिक के लिए जरूरत है। इस फॉर्मूले में क्या है, जरा इस फॉर्मूले में जरा इस इवेंट को पढ़ते हैं, जरा ये इवेंट क्या कहता है। ये है ई,
देन है इंटरसेक्शन, देन है एफ। तो E इंटरसेक्शन F का मतलब है E और F दोनों एक साथ हो रहे हैं, मतलब E एंड F जो है इनके होने के जो सिचुएशन है वो एक साथ है, ठीक है। अकरेंस ऑफ E एंड F इवेंट साइमल्टेनियसली, तो जब आपको दो या दो से ज्यादा इवेंट्स के एक साथ होने की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी होती है, तो उस केस में आपके पास जो फॉर्मूला होता है वो यही होता है। तो E हो रहा है इवेंट और F भी हो रहा है, तो इन दोनों के होने की प्रोबेबिलिटी अगर आप निकाल रहे हैं तो उसका फॉर्मूला होता है, पहला इवेंट कौन हुआ, E हुआ, मल्टीप्लाई उसके बाद कौन सा इवेंट हुआ, F हुआ। तो E इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी भी फाइंड कर रहे हैं यहां पर, F इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी भी फाइंड कर रहे हैं, फिर दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो दोनों को मल्टीप्लाई करने से हमें क्या मिल रहा है, दोनों ही इवेंट्स के एक साथ होने की प्रोबेबिलिटी हमें यहां पर मिल रही है। और यही है आपके पास मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी। तो मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी क्या कहता है, अगर दो या दो से ज्यादा इवेंट्स एक साथ हो रहे हैं तो उनके होने की जब हम प्रोबेबिलिटी फाइंड करते हैं तो वो इक्वल होता है उन सभी इवेंट्स के होने की प्रोबेबिलिटी के मल्टीप्लिकेशन से। मतलब मान लो हमारे पास तीन इवेंट्स हैं, एक इवेंट E है, दूसरा इवेंट F है, तीसरा इवेंट G है, ठीक हो गया। किसी एक्सपेरिमेंट से ये तीनों इवेंट्स एसोसिएटेड है। पहले इवेंट E हो रहा है मान लेते हैं, फिर इवेंट F हो रहा है ऐसा मान लेते हैं, फिर इवेंट G हो रहा है ऐसा मान लेते हैं, और ये तीनों ही इवेंट्स हो रहे हैं उस एक्सपेरिमेंट के साथ, मान लेते हैं एक साथ ही हो रहे हैं। तो लिखने का तरीका क्या होगा, लिखने का तरीका सबसे पहले होगा हमारे पास E इंटरसेक्शन F इंटरसेक्शन G। तो मैंने अभी आपको समझा दिया इस इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, अकरेंस ऑफ E, F एंड G इवेंट साइमल्टेनियसली, तीनों के तीनों इवेंट्स के एक साथ होने की प्रोबेबिलिटी है ये पूरा। तो फॉर्मूला क्या होगा, तो मान लेते हैं हमने स्टार्टिंग बताया था ना कि पहले कौन सा इवेंट हो रहा है, पहले मान लेते हैं E इवेंट हो रहा है। तो E इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालो जैसे निकालते हो, नॉर्मल कोई फॉर्मूला नहीं लगाना, जैसे निकालते हो, मल्टीप्लाई, फिर इवेंट कौन सा हो रहा है, F हो रहा है, मतलब E के बाद F इवेंट हो रहा है, तो आपको बताना पड़ेगा कि F से पहले कौन सा इवेंट हो चुका है, ठीक हो गया। मल्टीप्लाई, देन कौन सा इवेंट हो रहा है, इसके बाद जो इवेंट हो रहा है वो G हो रहा है, पर G से पहले कौन कौन से इवेंट्स हो चुके हैं, E भी हो चुका है, F भी हो चुका है। तो हमें यहां पर मेंशन करना जरूरी है कि E भी हुआ है, एट द सेम टाइम F भी हुआ है। ये बात समझ में आ गई होगी आपको। तो ये है हमारे पास फॉर्मूला मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी पे, ठीक है बच्चों। ये फॉर्मूला आपको समझ में आ गया होगा, ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। तो आइए एक इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन करते हैं, एनसीईआरटी बेस्ड एक एग्जांपल ही लेते हैं और उस एग्जांपल के बेसिस पर हम समझते हैं कि ये वाला फॉर्मूला हम किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। तो बच्चों ये क्वेश्चन है आपके पेज नंबर एनसीईआरटी पेज नंबर 540 का, जो एग्जांपल नंबर है 8th है, वो मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी पे बेस्ड है। तो इस कॉन्सेप्ट को हम इस क्वेश्चन में अप्लाई करते हैं। एन अर्न कंटेन्स 10 ब्लैक एंड 5 व्हाइट बॉल्स। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, ठीक हो गया। 2 balls आर ड्रॉन फ्रॉम द अर्न वन आफ्टर द अदर विदाउट रिप्लेसमेंट। आपने 2 balls निकाली है एक के बाद एक, ठीक हो गया। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ द ड्रॉन बॉल्स आर ब्लैक। ठीक, तो आपको यहां पर 2 इवेंट्स दे रखे हैं कि आपने जो पहली बॉल निकाली है वो भी ब्लैक है, दूसरी बॉल भी ब्लैक है। तो हम यहां पर 2 इवेंट्स पहले लिख लेते हैं B1 और दूसरा इवेंट लिख लेते हैं B2, क्योंकि दोनों ही ड्रॉन बॉल्स आर ब्लैक। तो यहां पर ऐसे लिख लेते हैं, फर्स्ट ड्रॉन बॉल इज ब्लैक, और ये यहां पर हो जाएगा सेकंड ड्रॉन बॉल इज ब्लैक, ठीक हो गया। अब क्योंकि दोनों ही इवेंट एक साथ हुए हैं, क्योंकि आपसे कहा है ना बोथ ड्रॉन बॉल्स आर ब्लैक, इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, मतलब दोनों ही इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। तो इसलिए हमारे पास जो फॉर्मूला बनता है वो बनता है B1 इंटरसेक्शन B2। तो
तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि इसका मतलब है कि B1 भी हो रहा है और B2 भी हो रहा है। तो दोनों ही इवेंट्स के होने की प्रोबेबिलिटी को हम कैसे डिफाइन करते हैं? तो सपोज पहले B1 हो रहा है जैसा हमने मान लिया, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ B1 आप यहां पर लिखोगे, ठीक, मल्टीप्लाई, क्योंकि मल्टीप्लीकेशन है इसलिए यहां पर मल्टीप्लाई लगेगा, मल्टीप्लाई। अब इसके बाद कौन सा इवेंट हो रहा है? इसके बाद इवेंट हो रहा है B2 को निकालने वाला, मतलब दूसरी ब्लैक बॉल आपने यहां से निकाली है। लेकिन आपको यहां पर मेंशन करना पड़ेगा कि जब आपने दूसरी ब्लैक बॉल निकाली है तो उससे पहले वाला इवेंट क्या था? उससे पहले B1 ब्लैक बॉल को आप निकाल चुके थे। ठीक हो गया बच्चों? ये फॉर्मूला समझ में आ गया होगा कि हमने कैसे कंस्ट्रक्ट किया है इसको। अब B1 ब्लैक बॉल की प्रोबेबिलिटी क्या है और B2 ब्लैक बॉल की प्रोबेबिलिटी क्या है वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले आप यहां देखो कि 10 ब्लैक बॉल्स हैं और 5 व्हाइट बॉल्स हैं। तो पहली ब्लैक बॉल जब आप निकालोगे तो तब आपके पास टोटल ब्लैक बॉल्स कितनी है? 10, और टोटल ब्लैक बॉल्स तो 10 है और टोटल बॉल्स कितनी है? 15। तो इसका मतलब है B1 ब्लैक बॉल को निकालने की प्रोबेबिलिटी हो गई आपके पास 10/15। तो यहां पर लिख लिया, अब 10/15 हो गया है। फिर है मल्टीप्लाई। अब इसके बाद क्या किया आपने? B2 ब्लैक बॉल को निकाला, पर इससे पहले आपने B1 ब्लैक बॉल को निकाल चुके हैं। अब क्योंकि आप ये ब्लैक बॉल निकाल चुके हैं और आपने इसको वापस नहीं रखा है, ध्यान रखें वापस नहीं रखा है, क्योंकि इसमें साफ साफ लिखा है कि वन आफ्टर द अदर विदाउट रिप्लेसमेंट। तो आपने जो पहली ब्लैक बॉल निकाल ली है वो निकाल कर रख दी है, अब उसको वापस नहीं डाला है। तो अब आपके पास ब्लैक बॉल कितनी बची होंगी? जब आप दूसरी ब्लैक बॉल निकालोगे तो फिर आपके पास ब्लैक बॉल के कितने ऑप्शंस होंगे? 10 नहीं होंगे भाई, आपके पास होंगे 9, क्योंकि एक पहले से निकाल चुके हो, तुम यहां पर निकाल चुके हो तो गया 9 हो गए। और टोटल अब बॉल्स कितने हैं आपके पास? टोटल बॉल्स हमारे पास यहां पर कितने होंगे? 14 होंगे। सिंपल सी बात है, एक कम हो चुका है तो टोटल 14 हो गए। अब इसको हम यहां पर पुट करते हैं। जब इसको हम यहां पर पुट करेंगे तो हमारे पास ये कितना आएगा? 9/14। ठीक हो गया। अब इसको अगर आप सिंप्लीफाई करो, ये 5 से कट गया, ये 7 से कट गया, तो ये 5 से कट गया, ये 3 से, यहां पर भी आप अपने हिसाब से काट के देखना, ये 3/7 हमारे पास आंसर आ जा रहा है। ठीक हो गया। एक और एग्जाम्पल जो है, एग्जाम्पल नंबर 9 है, पेज नंबर 541 पे, हम उसको भी साथ में देख लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 9 आपके सामने है। 3 कार्ड्स आर ड्रॉन सक्सेसिवली विदाउट रिप्लेसमेंट फ्रॉम ए पैक ऑफ 52 कार्ड्स। 52 कार्ड्स हैं, उसमें से आपने 3 कार्ड्स निकाले हैं, ठीक है, एक के बाद एक। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द फर्स्ट 2 कार्ड्स आर किंग्स एंड थर्ड ड्रॉन कार्ड इज एन एस। तो हम क्योंकि 3 कार्ड्स निकाले हैं ना, तो 3 इवेंट्स को हमें यहां पर अज्यूम करना पड़ेगा। पहला इवेंट मान लेते हैं K1। K1 का मतलब क्योंकि 2 किंग निकाले ना आपने, तो पहला इवेंट मान लेते हैं कि आपने किंग 1 इज ड्रॉन। दूसरा इवेंट K2 का मतलब सेकंड किंग इज ड्रॉन। और तीसरा है आपके पास ए मतलब एस इज ड्रॉन, क्योंकि थर्ड कार्ड आपका एस है, ऐसा कहा है, क्वेश्चन में ही कहा है सीधे। तो ये तो हो गया फर्स्ट किंग इज ड्रॉन, ये हो गया आपका इवेंट सेकंड किंग इज ड्रॉन, एंड ये हो गया एस इज ड्रॉन। ठीक हो गया। पहले ये कार्ड निकाला, फिर ये कार्ड निकाला, फिर ये कार्ड निकाला। तो लिखेंगे कैसे? क्योंकि हम टॉपिक कर रहे हैं मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी ना, तो क्योंकि तीनों ही इवेंट्स हो रहे हैं, बेशक एक के बाद एक निकाला है, पर हो तो तीनों ही इवेंट्स से रहे ना, तो इसीलिए साइमल्टेनियस अकरेंस ऑफ ऑल दीज इवेंट्स का हमारे पास जो फॉर्मूला होगा वो आपको मैंने बताया है, K1 इंटरसेक्शन K2 इंटरसेक्शन A। ठीक हो गया, क्योंकि तीनों इवेंट्स हो रहे हैं इसलिए यहां पर लिख दिया मैंने ऐसे। तो अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे? पहले कौन सा इवेंट हुआ? पहले आपने किंग 1 निकाला, ठीक हो गया, मल्टीप्लाई। फिर कौन सा इवेंट हुआ? K2 हुआ, दूसरा किंग निकाला। पर आपको यहां पर बताना पड़ेगा कि आपने जब दूसरा किंग निकाला तो उससे पहले किंग 1 निकल चुका था, मल्टीप्लाई। फिर क्या किया आपने? एस निकाला, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एस ही तो लिखोगे,
तो एस निकाला, लेकिन उससे पहले क्या हो चुका था, उससे पहले किंग 1 और किंग 2 निकल चुके थे। तो आप देखें ये 3 इवेंट्स यहां पर हुए हैं, ठीक, और हमने इन तीनों ही इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी को क्या कर दिया है, मल्टीप्लाई कर दिया। इसीलिए तो इसको कहते हैं मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी। तो जितने भी इवेंट्स यहां पर हो रहे हैं, हम उन सभी इवेंट्स की प्रोबेबिलिटीज को क्या कर दे रहे हैं, मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं। तो अब देखते हैं हमारा आंसर क्या आएगा। तो सॉल्व करते हैं इसको, यहीं पर कर देता हूं मैं सॉल्व। किंग 1, तो हमारे पास टोटल 4 किंग्स होते हैं ना, वेल शफल्ड कार्ड में 4 किंग्स होते हैं, और कार्ड्स हमारे पास टोटल कितने हो गए, 52 कार्ड्स। तो किंग 1 निकालने की प्रोबेबिलिटी होगी 4/52। ये समझ में आ गया होगा, क्योंकि आप कार्ड को वापस नहीं रख रहे हो, जो कार्ड आप निकाल ले रहे हो उसको वापस नहीं रख रहे हो। तो जब वापस रख ही नहीं रहे हो तो फिर क्या होगा कि अगला जो कार्ड निकालोगे उसके लिए एक कम हो जाएगा। मतलब पहले टोटल 52 थे, अब यहां पर 51 हो गए। ठीक हो गया, तो टोटल तो 51 लिखना पड़ेगा। 4 कार्ड्स में से, 4 किंग्स में से एक किंग आपको यहां निकाल चुके थे, तो आपके पास सिर्फ 3 किंग्स बचे हैं, तो यहां पर 3 लिखोगे। ठीक हो गया। आपके पास एस कितने हैं, 52 कार्ड्स में एस होते हैं 4, लेकिन टोटल जो कार्ड्स हैं उनमें से 2 कार्ड्स तो आप ऑलरेडी निकाल चुके हैं, तो हमारे पास यहां पर क्या लिखना पड़ेगा, 50 लिखना पड़ेगा। अब आप इन सबको जैसे भी सॉल्व करते हो वैसे सॉल्व करो, आपके पास आंसर आ जाएगा। तो आई होप कि बच्चों कि आपको ये पूरी चीज समझ में आ गई होगी कि मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी क्या है। इसके बेसिस के हमने 2 एग्जांपल इस वीडियो में देख लिए हैं। तो अगर आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो